नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन से आय, और वेतन के आय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अनुलाभ। अनुलाभों में हमने पहला जो सभी करदाताओं के लिए कर योग्य अनुलाभ हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। ऐसे अनुलाभ जो केवल ऐसे सुविधाएं जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होंगे। यहां पर विशिष्ट कर्मचारी से क्या मतलब है? विशिष्ट कर्मचारी से हमारा तात्पर्य है, विशिष्ट कर्मचारी अगर निम्न में से कोई भी एक शर्त पूरी करने पर कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। जो भी सुविधाएं कर्मचारियों को दी जाती है नियोक्ता की तरफ से, उन सुविधाओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है, उन अनुलाभों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला, ऐसे अनुलाभ जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरे अनुलाभ जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो हम, और तीसरे ऐसे अनुलाभ हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। और विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है? निम्न में से कोई भी एक शर्त पूरी करने पर कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। तो शर्तें कौन कौन सी है? पहली शर्त है, कर्मचारी कंपनी का संचालक हो। अगर कंपनी का डायरेक्टर है, संचालक है, तो वह कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा। दूसरा है, कर्मचारी का नियोक्ता कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, नियोक्ता कंपनी में सारवान हित हो। सारवान हित हो। सारवान हित का मतलब होता है कि कर्मचारी कम से कम 20% मताधिकारी अंशों का धारक हो। यानी कि जो कर्मचारी है वो नियोक्ता कंपनी में कम से कम 20% मताधिकारी अंशों का धारक हो। तो अगर 20% से ज्यादा मताधिकारी अंश उसके पास है, कर्मचारी के पास, तो कर्मचारी के पास नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक माना जाता है। या फिर कर्मचारी की गत वर्ष में मौद्रिक कर योग्य आय 50,000 से अधिक हो। इन तीनों में से अगर कोई भी एक शर्त पूरी कर देता है तो कर्मचारी, तो वह कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। मौद्रिक कर योग्य आय से हमारा यहां तात्पर्य है मूल वेतन प्लस भत्ते, कमीशन, मूल वेतन, कमीशन, बोनस, ग्रेजुटी, पेंशन, यानी कि मूल वेतन, भत्ते, कमीशन, बोनस ये शामिल करिए। इसके बाद वेतन के स्थान पर लाभ जैसे ग्रेजुटी, पेंशन,
अर्जित अवकाश का वेतन, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति, करयोग्य मौद्रिक आय 50,000 की राशि गणना करने के लिए हम क्या क्या शामिल करेंगे? आय में मूल वेतन, भत्ते, कमीशन, बोनस, इसके बाद वेतन के स्थान पर लाभ, फिर जो लाभ मौद्रिक रूप में प्राप्त होते हैं, मुद्रा में प्राप्त होते हैं, जैसे दायित्वों का भुगतान, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, कर्मचारी के व्यय के भुगतान की राशि, जीवन बीमा एवं वार्षिकी के भुगतान की राशि। ये हमने बात करी थी सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभों में हमने बात करी थी कि कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान अगर कर दिया जाता है तो वह करयोग्य अनुलाभ माना जाता है। तो यहाँ पर मौद्रिक करयोग्य आय देखने के लिए 50,000 से अधिक की मौद्रिक करयोग्य आय की गणना के लिए मूल वेतन, भत्ते, कमीशन, बोनस शामिल कर लिए जाएंगे। उसके बाद वेतन के स्थान पर लाभों को शामिल कर लिया जाएगा अगर कर्मचारी को प्राप्त हुआ है। विशिष्ट कर्मचारी के लिए तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर पूरी कर देता है कर्मचारी तो ऐसा कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। अगर वह कर्मचारी कंपनी का संचालक हो, अगर नियोक्ता कंपनी में उसका सार्वधान हित हो, यानी नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% उसके पास मताधिकारी अंश हो, और तीसरा गत वर्ष में उसकी जो मौद्रिक करयोग्य आय है वो 50,000 से अधिक हो। तो मौद्रिक करयोग्य आय की गणना करने के लिए हमने क्या किया कि मूल वेतन, भत्ते, कमीशन, बोनस और भत्ते जो हैं भत्तों का केवल करयोग्य भाग लेना है, करयोग्य भाग भत्तों का, या फिर जो पूर्णतः करयोग्य भत्ते होते हैं वो हम ऐड करेंगे। वेतन के स्थान पर लाभों में ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश का वेतन या क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है तो वो ऐड कर देंगे। कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान अगर नियोक्ता ने किया है, कर्मचारी के व्ययों का भुगतान किया है या फिर व्ययों का पुनर्भरण किया है तो वो राशि हम ऐड कर देंगे। जीवन बीमा प्रीमियम या किसी वार्षिकी के अनुबंध की राशि का भुगतान किया है अगर नियोक्ता ने कर्मचारी के स्थान पर तो वो हम ऐड कर देंगे। यात्रा सहायता का करयोग्य भाग और चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का करयोग्य भाग, चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण किया गया हो और उसका जो भी करयोग्य भाग बनता है वो हम शामिल करेंगे। इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि इनको भी साथ में मौद्रिक करयोग्य आय की गणना में साथ में शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें ऐड कर दी जाती है, शामिल की जाती है मौद्रिक करयोग्य आय की गणना के लिए। मौद्रिक करयोग्य आय की गणना में हम जो भविष्य निधि की करयोग्य राशि होती है, यानी कि नियोक्ता का अंशदान 12% से अगर अधिक हो तो वो प्रमाणित भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के लिए करयोग्य होती है। तो अगर भविष्य निधि का अगर कोई करयोग्य भाग है तो वो मौद्रिक करयोग्य आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, चाहे नियोक्ता के अंशदान की राशि हो या फिर जो उसकी भविष्य निधि में एकत्रित ब्याज की राशि हो, वो दोनों ही इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। ये सब ऐड करने के बाद सकल कुल आय हो जाती है, सकल कुल आय ज्ञात हो जाती है और सकल कुल आय में से हम कटौतियां घटा देते हैं। फिर सकल कुल आय की गणना के बाद कटौतियां दे दी जाएंगी। कटौतियों में प्रमाणित जो कटौती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर मनोरंजन भत्ते की कटौती है, फिर नियोजन कर की कटौती है, नियोजन कर यानी रोजगार पर लगाए जाने वाले कर की कटौती है। ये तीनों कटौतियां इसमें से घटा दी जाएंगी। फिर जो इसकी जो आय आएगी वो मौद्रिक करयोग्य आय मानी जाएगी। अगर ये मौद्रिक करयोग्य आय इस प्रकार की गणना करने के बाद ये मौद्रिक करयोग्य आय अगर 50,000 से अधिक हो तो वो कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी माना जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं करनी है। ये तीनों शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी कर देता है तो भी वो कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है।
कंपनी का संचालक हो, या फिर नियोक्ता कंपनी में सार्वजनिक हित हो, या फिर गत वर्ष में उसकी मौद्रिक कर योग्य आय 50,000 से अधिक हो। तो हमने यहाँ विशिष्ट कर्मचारी की बात करी। अब विशिष्ट कर्मचारी के लिए कौन कौन से अनुलाभ कर योग्य होते हैं? केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभों की हम बात करेंगे। तो पहला है कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा की सुविधा। पहला है कर्मचारी के बच्चों के शिक्षा की सुविधा। हम जब सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है तो वह अनुलाभ माना जाता है और ऐसी सुविधा का मूल्य किए गए भुगतान की राशि के बराबर होता है। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के संबंध में जो खर्चे हैं उनका भुगतान अगर नियोक्ता द्वारा कर दिया जाता है तो वो दायित्व का भुगतान माना जाता है और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। लेकिन यहाँ पर इसने खर्चों का भुगतान नहीं किया है। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट कर्मचारियों के कर योग्य अनुलाभ, तो यहाँ पर कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की सुविधा में क्या होता है कि जो शिक्षण संस्थान है वो नियोक्ता का खुद का है। यहाँ पर शिक्षण संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान नियोक्ता का स्वयं का है और शिक्षण संस्थान नियोक्ता द्वारा चलाया जा रहा है और वहां पर उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। तब सुविधा का मूल्य क्या होगा? तो सुविधा का मूल्य ऐसे ही क्षेत्र की ऐसी ही शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने की लागत के बराबर होगा। यानी कि जिस क्षेत्र में नियोक्ता का शिक्षण संस्थान है उसी क्षेत्र में उसी प्रकार का कोई दूसरा शिक्षण संस्थान है, उसमें शिक्षा ग्रहण करने की लागत कितनी आती है, वही जो है कर्मचारी के लिए सुविधा का मूल्य होगा। इससे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सुविधा का मूल्य 1,000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा तक हो तो सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। अगर ऐसी सुविधा का मूल्य अगर 1,000 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा तक हो तो सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। लेकिन अगर 1,000 से ज्यादा हो तो पूरी की पूरी राशि कर योग्य होगी। यानी कि लागत अगर 1,100 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा हो तो पूरा का पूरा 1,100 रुपया ही कर योग्य होगा। ऐसा नहीं कि 1,000 रुपए तक की छूट दे दी जाएगी और फिर जो 100 रुपए है वो कर योग्य होगा। पूरा का पूरा 1,100 रुपये ही सुविधा का मूल्य फिर माना जाएगा। 1,000 रुपए तक अगर हो तो सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होती है। अगर नियोक्ता द्वारा किसी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, नियोक्ता द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति पूर्णतः कर मुक्त होती है। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। लेकिन अगर शिक्षण संस्थान स्वयं का है तो सुविधा का मूल्य कर योग्य होगा और सुविधा का मूल्य ऐसे क्षेत्र की ऐसे शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने की लागत के बराबर होगा। लेकिन अगर 1,000 रुपए तक की लागत आती है प्रति माह प्रति बच्चा तो सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। अगर अन्य शिक्षण संस्थान है, अगर शिक्षण संस्थान नियोक्ता का स्वयं का नहीं है, अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षा सुविधा दी जाती है
अगर जो कर्मचारी के बच्चे हैं किसी अन्य शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं और शिक्षा सुविधा का खर्च जो नियोक्ता द्वारा उठाया जा रहा है, तो ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए खरीदी होती है। हम ये पढ़ चुके हैं, ऐसी सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है और सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर होगा। ये बात हम कर चुके हैं सभी कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभों में। ये जो है कर्मचारी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा अनुलाभ है, दूसरा विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ है बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा। बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा। नियोक्ता ने कर्मचारी को अगर बिजली, पानी या फिर जो खाना पकाने की गैस है उसकी सुविधा अगर दे रखी है तो वो भी विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है। ऐसी सुविधा में अगर नियोक्ता ने स्वयं के साधनों से व्यवस्था की हो, यानी नियोक्ता जो स्वयं है वो अगर बिजली प्रदान करने वाली कंपनी है, अगर पानी सप्लाई करने वाली कंपनी है, या नियोक्ता की खुद की जो है रसोई गैस जो है सप्लाई करती है, तो अगर खुद के साधनों से अगर व्यवस्था की है तो नियोक्ता की लागत के बराबर, यानी नियोक्ता को जो लागत आती है उतनी बिजली या पानी या गैस का निर्माण करने में जो उसकी लागत आती है, तो नियोक्ता की लागत के बराबर की राशि सुविधा का मूल्य होगी। अगर नियोक्ता ने कहीं बाहर से व्यवस्था की है, यानी नियोक्ता ने बाहर से बिजली, पानी और गैस की सुविधा का जो है गैस का कनेक्शन लेके अगर दिया है, तब नियोक्ता ने बाह्य साधनों से व्यवस्था की हो तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई वास्तविक राशि के बराबर सुविधा का मूल्य होगा। तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि के बराबर होगा। नियोक्ता ने बाह्य साधनों से की हो, नियोक्ता ने स्वयं के साधनों से की हो, और तीसरा अगर कर्मचारी ने खुद के नाम से अगर बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन लेकर रखा है और बिल भी कर्मचारी के नाम से आता है, तो ऐसी स्थिति में जो सुविधा का मूल्य अगर कर्मचारी ने अपने नाम से कनेक्शन लिया हुआ है और बिल कर्मचारी के नाम से हो, तो सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। हमने पढ़ा था नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है।
तो अगर कर्मचारी ने अपने नाम से कनेक्शन लिया हुआ है और बिल कर्मचारी के नाम से आ रहा है, तो ये जो है कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान कहलाएगा और सभी कर्मचारी के लिए ये कर योग्य होगा, ऐसी सुविधा कर योग्य होगी। और जो कर योग्य राशि जो है वो नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के बराबर जो है सुविधा का मूल्य होगा और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है ऐसी सुविधा। तीसरा अनुलाभ है घरेलू नौकरों की सुविधा। घरेलू नौकरों, अब घरेलू नौकर में कौन कौन है? माली, चौकीदार, फर्राश, फर्राश होता है साफ सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, फर्राश, रसोईया की सुविधा। घरेलू नौकरों की सुविधा भी विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। अगर घरेलू नौकरों की व्यवस्था नियोक्ता ने खुद ने की है, खुद ने अपॉइंट की है नियोक्ता ने, तो नियोक्ता द्वारा घरेलू नौकरों की व्यवस्था नियोक्ता ने की है, तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि के बराबर होगा। अगर घरेलू नौकर नियोक्ता ने खुद ने अपॉइंट की है, माली, चौकीदार, फराश, रसोईया आदि, तो ऐसी सुविधा का मूल्य नियोक्ता द्वारा उन नौकरों को चुकाई गई राशि यानी नियोक्ता द्वारा वहन की गई राशि के बराबर होगा। अगर घरेलू नौकरों की व्यवस्था कर्मचारी ने खुद ने की है यानी कर्मचारी ने घरेलू नौकर नियुक्त किए हैं, तब ऐसी सुविधा का मूल्य सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होता है। हमने पढ़ा था नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व का भुगतान। तो घरेलू नौकर अगर कर्मचारी ने खुद ने रखे हैं, खुद ने नियुक्त किए हैं और उनकी जो सैलरी है, उनके व्ययों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, तो ऐसा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व का भुगतान कहलाता है और वो सभी कर्मचारियों के कर योग्य अनुलाभ होता है और सुविधा का मूल्य जो नियोक्ता द्वारा जो चुकाई गई राशि के बराबर होता है। तो विशेष कर्मचारी के लिए केवल घरेलू नौकरों की सुविधा जो है कर योग्य कब होती है? जब घरेलू नौकरों का अपॉइंटमेंट, घरेलू नौकरों की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा की जाती है। नियोक्ता ने अपनी तरफ से उन घरेलू नौकरों को विशिष्ट कर्मचारी के लिए नियुक्त किया हुआ है और उनको जो है उनका जो खर्चा है नियोक्ता द्वारा उठाया जाता है। केवल उसी स्थिति में जो है वो घरेलू नौकरों की सुविधा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। और जब कर्मचारी द्वारा खुद नियुक्त करी हुई है, नियुक्ति दी गई है नौकरों को, तो ऐसी स्थिति में वो सुविधा जो है सभी कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है। हमने इससे पहले बात की थी बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा और दूसरा है घरेलू नौकरों की सुविधा। तो अगर बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा या फिर घरेलू नौकरों की जो सुविधा दी गई है, उनके बदले में अगर कर्मचारी से कोई राशि वसूल की जाती है, तो सुविधा के मूल्य में से जो हमने यहाँ पर सुविधा का मूल्य ज्ञात किया है, उस सुविधा के मूल्य में से जो कर्मचारी से वसूल की गई राशि घटा दी जाएगी और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य होगी, वो कर योग्य अनुलाभ माना जाएगा। अब तक हमने तीन अनुलाभों की बात की। पहला, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा, दूसरा बिजली, पानी एवं गैस की सुविधा और तीसरा अनुलाभ घरेलू नौकरों की सुविधा। तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य अनुलाभ है वे केवल 4 अनुलाभ हैं। तो 3 अनुलाभ हम पढ़ चुके हैं। चौथा है मोटर कार की सुविधा। मोटर कार की सुविधा, तो मोटर कार की सुविधा में ऐसा हो सकता है कि मोटर कार जो है वो कर्मचारी की खुद की हो, लेकिन जो खर्चे हैं, जो सुविधा है वो दी जा रही है नियोक्ता द्वारा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मोटर कार है वो नियोक्ता द्वारा खुद प्रदान कर दी जाती है।
अब नियोक्ता द्वारा जब प्रदान की जाती है तो नियोक्ता, इसमें भी दो स्थितियां हो सकती है कि कार नियोक्ता की या तो स्वयं की हो सकती है या फिर नियोक्ता ने जो सुविधा है वो किराए पर लेकर प्रदान की हो। तो पहली स्थिति हम लेके चलते हैं कि नियोक्ता की कार, नियोक्ता जो कार है, मोटर कार जो है, मोटर कार नियोक्ता ने प्रदान की है, तो फिर मोटर कार नियोक्ता की स्वयं की है या किराए पर लेकर या किराए पर ली है। दोनों एक ही बात है, जो कार की सुविधा नियोक्ता द्वारा दी जा रही है, अब चाहे नियोक्ता की स्वयं की कार हो या फिर नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी हो, बात एक ही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कार दी है वो किस प्रयोग के लिए दी है। तो हो सकता है कि कार पूर्णतः कार्यालय प्रयोग के लिए दी हो, कार्यालय प्रयोग के लिए प्रदान की हो। अगर कार केवल कार्यालय प्रयोग के लिए प्रदान की है तो सुविधा का मूल्य 0 होता है और ऐसे सुविधा का मूल्य पूर्णतः करमुक्त होता है। लेकिन कार्यालय प्रयोग के लिए अगर कार सुविधा दी है तो उसको जो है साबित करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो नियोक्ता है, नियोक्ता को इसके संबंध में उचित लेखे रखने पड़ते हैं कि कार किस प्रयोग के लिए जो है, जो कार है उसका क्या उपयोग किया गया और कौन कौन सी अवधि में कार जो है कितनी दूरी की यात्रा तय की, किस प्रकार के व्यय किए गए, इन सारी चीजों का लेखा रखना पड़ेगा। साथ ही साथ कर्मचारी द्वारा ये प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए, ये घोषणा भी दी जानी चाहिए कि जो कार है वो केवल कार्यालय प्रयोग के लिए ही कर्मचारी ने उपयोग की है और उस जो घोषणा है उसको जो है कंपनी के नियोक्ता के उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी किया जाना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी कर दी जाती है तो कार पूर्णतः कार्यालय प्रयोग के लिए मानी जाती है और सुविधा का मूल्य करमुक्त होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कार है वो पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए दी हो, कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए प्रदान की हो। अगर कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए प्रदान की है तो सुविधा का मूल्य निम्न राशियों का योग होगा। तो जो कार है पूर्णतः निजी उपयोग के लिए दी है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कार नियोक्ता की खुद की है या किराए पर लेकर दी है। अगर कार नियोक्ता की खुद की है, कार नियोक्ता की स्वयं की है, अगर कार नियोक्ता की स्वयं की है तो कार की लागत का 10% ले लिया जाएगा और अगर कार किराए की है, कार किराए की है तो नियोक्ता द्वारा चुकाए गए किराए की राशि ले ली जाएगी। इन दोनों में से एक राशि मिल जाएगी। या तो हो सकता है कि कार नियोक्ता की स्वयं की है तो कार की लागत का 10% ले लिया जाएगा, या फिर कार किराए पर ली है तो नियोक्ता द्वारा चुकाए गए किराए की राशि ले ली जाएगी। और उसमें अगर खर्चे भी नियोक्ता द्वारा उठाए जा रहे हैं, कार को चलाने के, उसके रख रखाव के, या फिर हो सकता है ड्राइवर देके रखा हो कर्मचारी को, तो उनके खर्चे भी अगर नियोक्ता द्वारा उठाए जा रहे हैं तो इनमें उन खर्चों की राशि भी जोड़ दी जाएगी, प्लस कर दिया जाएगा नियोक्ता द्वारा वहन की गई समस्त राशि। अब ये राशि किस संबंध में वहन की है? चलाने के संबंध में, यानी कि जो भी डीजल पेट्रोल का खर्चा है वो, उस कार के मेंटेनेंस के खर्चे, रख रखाव के खर्चे, अगर ड्राइवर लेकर रखा है तो ड्राइवर के संबंध में ड्राइवर के खर्चे, ड्राइवर की सैलरी, तो ये राशि भी जोड़ दी जाती है। तो जो सुविधा का मूल्य है इन राशियों का योग होता है। तो कार पूर्णतः कार्यालय प्रयोग के लिए दी जा सकती है,
कार पूर्णतः निजी उपयोग के लिए दी जा सकती है, या फिर कार जो है आंशिक कार्यालय उपयोग के लिए और आंशिक निजी उपयोग के लिए भी दी जा सकती है। तो तीसरी स्थिति आती है जब कार नियोक्ता की स्वयं की है या फिर नियोक्ता ने किराए पर लेके दी है, तो उसमें तीसरी स्थिति आती है कि जो कार जो है अंशतः कार्यालय एवं अंशतः निजी उपयोग के लिए प्रदान की हो, तो फिर सुविधा का मूल्य निम्न प्रकार होगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य क्या होगा? जब अंशतः कार्यालय एवं अंशतः निजी उपयोग के लिए अगर कार दी है, फिर सुविधा का मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम ज्ञात करेंगे इंजन की क्षमता के आधार पर। हम कार के इंजन की क्षमता देखेंगे और उसके आधार पर हम सुविधा का मूल्य ज्ञात करेंगे। अगर इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक हो, 1.6 लीटर का मतलब हो गया 1600 सीसी, जैसे बाइक होती है 110 सीसी की, 125 सीसी की, उसी प्रकार 1600 सीसी तक की अगर का इंजन है कार का, तो 1.6 लीटर तक अगर कार के इंजन की क्षमता है, तो सुविधा का मूल्य होगा 1800 रुपए प्रति माह। और अगर कार के इंजन की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो, यानी 1600 सीसी से इंजन की क्षमता अधिक हो, तो सुविधा का मूल्य होगा 2400 रुपए प्रति माह। यहां पर जो माह है वो पूर्ण माह है गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, माह के किसी अंश को छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कार की सुविधा 5 महीने 12 दिन के लिए दी गई, तो हमको 12 दिन के लिए कार की सुविधा की गणना नहीं करनी, केवल जो पूर्ण माह है, जो 5 महीने हैं, उनके लिए ही कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। माह से तात्पर्य केवल पूर्ण माह से। यहां पर माह से तात्पर्य केवल पूर्ण माह से है, माह के किसी भाग को छोड़ दिया जाता है, महीने के किसी भाग को हम छोड़ देते हैं कार की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए। अब अगर ड्राइवर की सुविधा भी दी जाती है, ड्राइवर की सुविधा भी दी जाने पर ड्राइवर के लिए 900 रुपए प्रति माह, 900 रुपए प्रति माह उक्त राशियों में जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि अगर कार दी है और कार के साथ साथ ड्राइवर भी दिया है, और कार जो है 1.6 लीटर तक की इंजन क्षमता वाली है, तो कार का मूल्य होगा 1800 रुपए प्लस 900 रुपए। 1800 प्लस 900 हो गया 2700 रुपए। अगर कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर तक की है, अगर कार की इंजन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है और साथ ही साथ कार के साथ साथ ड्राइवर भी दिया गया है, तो 2400 प्लस 900 रुपए जो है कार की सुविधा का मूल्य हो जाएगा। 2400 प्लस 900 हुए 3300 रुपए। अगर ड्राइवर नहीं दिया गया है तो केवल 1800 रुपए और 2400 रुपए ही कार की सुविधा का मूल्य होगा। ये कब है? ये स्थिति कब है? जब जो है कार के समस्त व्यय निजी एवं कार्यालय समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। अगर कार के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है और कार जो है अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी उपयोग के लिए प्रदान की गई है, तो सुविधा का मूल्य इस प्रकार किया जाएगा।
अब ऐसा भी हो सकता है कि कार की सुविधा दी गई है और कार की सुविधा अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी प्रयोग के लिए दी गई है और निजी व्यय कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं। यहाँ पर समस्त व्यय निजी और कार्यालय के व्यय नियोक्ता द्वारा जब वहन किए जाते हैं तब तो कार की सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार होगा। और अगर निजी व्यय है जो कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं, केवल कार्यालय के व्यय ही नियोक्ता द्वारा जब वहन किए जाते हैं तब कार की सुविधा का मूल्य हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। वो हम देखते हैं कार के निजी व्यय कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हों। निजी व्यय अगर कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं तो किस प्रकार होगा? तो अगर इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है तो कार की सुविधा का मूल्य होगा 600 रुपए प्रति माह। कार की सुविधा का मूल्य होगा 600 रुपए प्रति माह और 1.6 लीटर से अधिक है तो सुविधा का मूल्य होगा 900 रुपए प्रति माह। यहां पर हमारा माह से तात्पर्य पूर्ण माह से है, पूरे महीने से ही है। महीने के दिनों को यहां पर छोड़ दिया जाता है कार की सुविधा का मूल्यांकन के लिए। और अगर ड्राइवर की सुविधा दी गई है, ड्राइवर की सुविधा है तो 900 रुपए प्रति माह उक्त राशि में जोड़ दिया जाता है। अगर साथ साथ ड्राइवर भी दिया गया है और जो कार है वो अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी प्रयोग में ली जा रही है और कार के जो निजी व्यय है वो कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं, तो फिर क्या होगा? कार की सुविधा का मूल्यांकन, अगर कार 1.6 लीटर तक की है 600 रुपए प्रति माह कार की सुविधा का मूल्य और ड्राइवर की सुविधा का मूल्य हो गया 900 रुपए, तो फिर जो है कार की सुविधा का मूल्य हो जाएगा 1500 रुपए अगर ड्राइवर किया जाता है। अगर कार 1.6 लीटर से अधिक की है तो 900 रुपए प्रति माह और 900 रुपए ड्राइवर का, तो कार की सुविधा का मूल्य हो जाएगा 1800 और बिना ड्राइवर के कार की सुविधा का मूल्य 600 रुपए और 900 रुपए प्रति माह होगा। ये कब होगा? जब निजी व्यय कर्मचारी द्वारा उठाए जाते हैं। जब सारे व्यय निजी और कार्यालय प्रयोग के व्यय नियोक्ता द्वारा उठाए जाते हैं तब कार की सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार होगा। तो ये तो हमने बात की जब मोटर कार नियोक्ता ने प्रदान की है, चाहे कार नियोक्ता की स्वयं की हो चाहे नियोक्ता ने किराए पर लेके दी हो। अब अगर कार कर्मचारी की हो और जो खर्चा है वो नियोक्ता द्वारा उठाया जा रहा है, उस स्थिति में सुविधा का मूल्य किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। अब अगर कार कर्मचारी की हो कार कर्मचारी की हो, कार कर्मचारी की हो, अगर कार कर्मचारी की हो और कार कर्मचारी की हो और जो खर्चे हैं वो खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। कार कर्मचारी की है और जो कार को चलाने के खर्चे हैं, जो भी खर्चे आते हैं कार के संबंध में, वो सारे खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। तब कौन कौन सी स्थितियां हमारे सामने उपस्थित हो सकती हैं? पहली है कि कार कर्मचारी की हो और कार का उपयोग पूर्णतः कार्यालय के लिए किया गया हो, पूर्णतः कार्यालय के लिए किया गया हो, जहां पर वो काम करता है उस ऑफिस के संबंध में ही, ऑफिस के कामों के लिए अगर कार का प्रयोग किया गया हो तो सुविधा का मूल्य, तो जो सुविधा का मूल्य है पूर्णतः करमुक्त
यह आ सकती है कि कार का प्रयोग अंशतः कार्यालय एवं अंशतः निजी उपयोग के लिए किया गया। कार कर्मचारी की है और जो कार के खर्चे हैं वो नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, और कार जो है पूर्णतः कार्यालय उपयोग के लिए हो तो सुविधा का मूल्य शून्य होगा। लेकिन सुविधा का मूल्य शून्य करने के लिए और कार्यालय उपयोग के लिए ये प्रमाणित करना होगा, इसके लिए उचित लेख रखने होंगे कार के उपयोग के संबंध में, और जो कर्मचारी है उसको घोषणा देनी होगी कि जो कार है उसका प्रयोग केवल कार्यालय के संबंध में किया गया, और जो उस घोषणा को जो है उच्च अधिकारी द्वारा, नियोक्ता के उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी कर दी जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि कार का उपयोग केवल कार्यालय के लिए ही किया गया हो और सुविधा का मूल्य कर मुक्त कर दिया जाएगा। अगर कार कर्मचारी की है और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। पहली स्थिति में हमने पढ़ा था कि कार नियोक्ता की है या फिर नियोक्ता ने किराए पर लेकर दी है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कार कर्मचारी की है और जो खर्चे हैं नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं। तो कार का उपयोग पूर्णतः कार्यालय के लिए किया जा सकता है। कार का उपयोग पूर्णतः निजी भी किया जा सकता है, निजी कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जब कार कर्मचारी की हो और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब कार का पूर्णतः निजी उपयोग किया जा रहा है और कार कर्मचारी की है और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं, उस स्थिति में इसको हम नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्व का भुगतान मानेंगे, न कि इसको जो है विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य अनुलाभ मानेंगे। वो ऐसा जो अनुलाभ है वो सभी कर्मचारी के लिए कर योग्य होता है। तो उस बात की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा कर रहे हैं कार का उपयोग पूर्णतः कार्यालय के लिए किया गया हो या फिर कार का उपयोग अंशतः कार्यालय एवं अंशतः निजी उपयोग के लिए किया गया है। तो जब कार कर्मचारी की है और कार का प्रयोग अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी उपयोग के लिए हो रहा हो, तब हम सुविधा का मूल्यांकन निम्न प्रकार करेंगे। हम देखेंगे कि इंजन की क्षमता क्या है। कार की इंजन की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। अगर कार की इंजन की क्षमता 1.6 लीटर तक है तो सुविधा का मूल्य सुविधा के मूल्य के लिए क्या करेंगे कि नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, क्योंकि खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे हैं, कार कर्मचारी की है और कार की क्षमता जो है 1.6 लीटर तक की है, तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि उपयोग के संबंध में जो भी व्यय की गई राशि है उसमें से हम 1800 रुपए प्रति माह घटा देंगे और 900 रुपए अतिरिक्त यदि ड्राइवर भी दिया गया है, यानी कि 1800 या फिर जो है 3300 रुपए माइनस कर दी जाएगी। ये माइनस का चिन्ह है। तो 1.6 लीटर तक की क्षमता हो अगर कार की और कार कर्मचारी की है और खर्चे नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं और कार का प्रयोग अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी उपयोग के लिए किया गया है, तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि माइनस 1800 रुपए प्रति माह घटा दिया जाएगा, और अगर ड्राइवर भी दिया गया है तो 900 रुपए अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। उस स्थिति में 900 रुपए अतिरिक्त जब होगा 1800 रुपए या फिर जो है मूल्य हो जाएगा 2700 रुपए प्रति माह। दोनों में से जो भी राशि हो वो हम नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से घटा देते हैं और शेष राशि जो है सुविधा का मूल्य माना जाता है। दूसरा 1.6 लीटर से
अगर 1.6 लीटर से अधिक हो तो नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि माइनस 2400 रुपये या 3300 रुपये प्रति माह। 1800 रुपये या फिर 2700 रुपये। ये 2700 रुपये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर ड्राइवर दिया गया हो तो 1800 में 900 और ऐड कर दी जाएंगी तो जो है 2700 रुपये प्रति माह हो जाएगा। और 2400 रुपये अगर कार की क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है तो 2400 रुपये हम घटाएंगे नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि में से। और अगर ड्राइविंग दिया गया तो उस स्थिति में हम 3300 रुपये घटाएंगे। तो इस प्रकार जो है कार की सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कार कर्मचारी की खुद की है, खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं और कार का उपयोग अंशतः कार्यालय और अंशतः निजी उपयोग में किया जाता है। तो आज हमने जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है उनकी बात की। उनमें पहले हमने बात की बच्चों की शिक्षा सुविधा की, दूसरी हमने बात की बिजली पानी एवं गैस की सुविधा की, तीसरी हमने बात की थी जो घरेलू नौकरों की सुविधा की, और चौथा हमने पढ़ा मोटर कार की सुविधा के बारे में। अब इसमें कुछ चीजें और रह जाती हैं, वो उनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।